जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्ज़ाम के लिए जी के GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्लास है ये डेली शाम को 7 बजे जो है तो यहाँ पर पब्लिश होती है और ये इसका 16वां दिन है। ठीक है, इसका ये 16वां दिन है। इसके पहले 15 दिन की क्लास जो है मैं आपकी यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, तो जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्ट्रेटेजी के सब कुछ कवर कर रहे हैं, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है 4 फरवरी से, ठीक है, 2025 में, तो जो जी के GS का पोर्शन है तो आप उसको फाड़ कर रख देता हूँ। उसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी भी करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेने से पहले, डिस्कस करने से पहले, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके कोई रिलेटिव्स हैं एंड फ्रेंड्स हैं जो SSC GD 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। ठीक है, तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है, तो देखिए गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में एक ज़िला है नर्मदा ज़िला। ठीक है, नर्मदा ज़िले के केवड़िया में है ये, नर्मदा ज़िले के केवड़िया में ये स्थित है। और ये जो है इसकी जो लेंथ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी 183 मीटर जो है इसकी लेंथ है। और इसका जो उद्घाटन हुआ था, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 में ये बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो ये किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं तो इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया गया। अब ये पूछा गया है कि ये किसकी प्रतिमा है, तो जो प्रतिमा है तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई के बारे में हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष कहते हैं इनको। भारत का बिस्मार्क यानी बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। इसके बाद सरदार पटेल जो है तो इनको जो है तो ये भारत के पहले गृह मंत्री एंड पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी हैं भारत के। कौन? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी ये कब मिली थी, तो सरदार की उपाधि उनको 1928 में, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के में मिली थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह आपको पता होगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर ये हुआ था? गुजरात में। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह में जो बारदोली की महिलाएं थी, ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने जो है तो इनको सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो ये है इनके बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है जिसकी हाइट जो है 183 मीटर है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो आप जरूर नोट करें, क्योंकि नोट आप बनाएंगे ना तो रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश का काल दिल्ली सल्तनत का काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किन सनों के बीच का जो काल है तो ये दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1206 से लेकर 1226 तक के जो काल है ये दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है तो इस पर जो है 5 वंशों ने शासन किया। कितने? 5 वंशों ने इस पर जो है ये शासन किया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 5 वंश में कौन कौन से। तो देखिए इसकी जो ट्रैक है 5 वंशों की तो ये है साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, ये ट्रैक है कि ये 5 वंश कौन कौन से। तो देखिए साउथ से हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश है। फिर के से खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। फिर टी से तुगलक डायनेस्टी। एस से सैयद डायनेस्टी। ठीक है, और एल से लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर जो है तो इन 5 राजवंशों ने शासन किया। अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश कहते हैं, इसकी स्थापना जो की थी तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तो इसकी स्थापना की थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं खिलजी, तो ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने?
जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं तुगलक की, तो इसकी तुगलकी किसने की थी? तो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें सैयद वंश की, ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज़्र खान ने, ठीक है, खिज़्र खान ने। और हम बात कर रहे हैं लोधी वंश, ठीक है, तो लोधी वंश की ये की थी बहलोल लोधी। किसने? बहलोल लोधी ने जो है तो इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये 5 वंश है और पांचों वंश के जो है तो ये संस्थापक मैंने बता दिए कौन कौन है। और जो सबसे, अब ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तो सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था तो ये किया था तुगलक डायनेस्टी ने, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी ने जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो सबसे कम समय तक जो शासन किया तो ये किया था खिलजी डायनेस्टी ने, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी ने सबसे कम तक शासन किया था। और सबसे पहला जो डायनेस्टी थी, ठीक है, सेलेब डायनेस्टी, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1206 में हुई थी, ठीक है। तो 1206 में जो है तो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। और बहलोल लोधी के बाद जब बहलोल लोधी, ठीक है, जो लोधी वंश के, लोधी आखिरी वंश था, ठीक है, लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था, तो ये था इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसको जो है तो ये बाबर ने इसको हराया, ठीक है, बाबर ने इसको हराया, ठीक है। कब हराया था? 1526 में इसको हरा दिया था, ठीक है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें बाबर ने इसको इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और उसके बाद जो है तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत वहीं पर ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, तो आप इसको नोट जरूर लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की उपासना करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो ये जो लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर खोजा गया था ये कौन सा था? ये था हड़प्पा, ठीक है। अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है तो ये 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने जो है तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा स्थल की खोज की थी 1921 में रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी नदी के किनारे ये स्थित है और ये सिंध पाकिस्तान में। कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, तो ये लोग जो हैं यहाँ के लोग थे तो किसकी उपासना करते थे? ये उपासना करते थे, ठीक है, पशुपतिनाथ की, ठीक है। तो पशुपतिनाथ की उपासना करते थे। तो पशुपति जो थे तो ये जानवरों के भगवान थे। कौन थे? जानवरों के भगवान थे। और पशुपति मोहर भी मिली है यहाँ पर। कौन सी? पशुपति मोहर, ठीक है। पशुपति जो मोहर है इनको यहाँ जो है तो यहाँ पर खुदाई में ये भी मिली है पशुपति मोहर, जिसमें बीच में पशुपति बैठे हैं और आजू बाजू उनके जो है तो मोहर पर जानवर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 16 यार्ड हिट शब्द को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ते हैं? ठीक है, तो 16 यार्ड हिट शब्द तो ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है फील्ड हॉकी से, ठीक है, हॉकी से ये जुड़ा हुआ है 16 यार्ड हिट शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किन के बीच पाया जाता है? ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। किसको? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है तो इसको अलग करता है। अब इसमें भी ये जो है तो किसको अलग करता है? तो देखिए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान और कार निकोबार या कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो देखिए तो मैंने बताया 10 डिग्री चैनल जो है तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब अंडमान निकोबार में देखिए जो ऐसा क्वेश्चन है तो ये CDS में पूछा गया था, ठीक है, CDS एग्जाम 2019 में, ठीक है, ये पूछा गया था जब मैंने भी यहाँ पर ये एग्जाम दिया था, ठीक है। तो CDS एग्जाम में ये पूछा गया था, यानी CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में, ठीक है, 2019 में ये पूछा गया था और इसमें था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बस याद कर लिया कि अंडमान और निकोबार को याद करता है 10 डिग्री चैनल, लेकिन उन्होंने उस दिन जो है तो CDS वालों ने वहाँ पर जो UPSC लेता है ये एग्ज़ाम, ठीक है, कौन लेता है? UPSC ये एग्ज़ाम लेता है। अगर आपको इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आपको ऑफिसर बनना है तो ये एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है। तो ये हर साल में 2 बार होता है। तो यहाँ पर ये पूछ लिया था घुमा कर कि हाँ बच्चे याद कर लेते कि अंडमान और निकोबार को जो है तो ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया उसने ऑप्शन में दे दिया था लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था तो यही था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो है तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन को
डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया था। ठीक है, तो किसने जो है, तो कौन था यहाँ पर, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी, तो दो ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि इसने महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर अब इसको महात्मा गांधी ने डैश में, कहाँ पर, यानी बॉम्बे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया और बी वाला इसका सही हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया था। ठीक है, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ पर एक आईएनसी का सेशन हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और इस सेशन के बाद यानी 8 तारीख को ये सेशन हुआ। ठीक है, और 9 तारीख को लोगों को, यानी जो गांधी जी हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम बाहर निकलेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन अब करेंगे हम। ठीक है, तो अंग्रेज जो है तो अंग्रेजों को बिल्कुल छोड़ने पर मजबूत कर देंगे भारत में। ठीक है, लेकिन इसी रात की, ठीक है, रात 8 यानी जो 8 तारीख, ठीक है, 8 अगस्त की रात से 1942 को, इसी दिन जो है तो रात ही में ही जो महात्मा गांधी हैं इनको पकड़ लिया गया और इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इनको गिरफ्तार की जगह इनको जो है ये नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, नज़रबंद कर दिया था, एक जगह पर इनको जो है नज़रबंद कर दिया था। और फिर 9 तारीख को जो है तो ये 9 अगस्त को ये इसका है ना, कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, कांग्रेस ने जो है तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पर आगे बढ़ाया था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, ठीक है, तो महात्मा गांधी जो हैं तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा भी दिया। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा भी दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। हम थोड़ी महात्मा गांधी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए महात्मा गांधी, तो ये जो है ये 9 जनवरी 1915 में भारत आए। ठीक है, 1915 में भारत आए। कहाँ से आए थे ये? तो ये जो आए थे दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे। और आज के दिन जो है तो 9 जनवरी को जो है तो हमारे देश में भारतीय अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अप्रवासी दिवस यानी वर्ल्ड, यानी नेशनल इंडियन NRI डे जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी ने देखिए कुछ आंदोलन करे। 1917 में इनका चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन किया 1917 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया इन्होंने। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर 1919 में जो है तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। क्या? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह चलाया। फिर इसके बाद इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया। फिर इसके बाद इन्होंने 1930 में, ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। फिर इसके अलावा इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट चले, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाए। तो ये जितने भी इनके आंदोलन हैं, सत्याग्रह हैं, इनको आप याद करेंगे। फिर इसके बाद ये पूछा जाता है कि इनकी पत्रिकाएं। ठीक है, तो महात्मा गांधी की कुछ पत्रिकाएं हैं। ठीक है, पत्रिकाएं, तो हम इन पत्रिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन एंड हरिजन। तो ये जो है इनकी महात्मा गांधी की ये पत्रिकाएं हैं। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने कुछ किताबें लिखी हैं। तो महात्मा गांधी की किताबों के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की किताबें यानी बुक्स।
ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, तो इनको भी बात करते हैं। तो ये है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किताब लिखी, ठीक है। विद ट्रुथ जो है इन्होंने ये किताब लिखी, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, क्या ऑटोबायोग्राफी है ये इनकी। फिर इसके बाद गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किताब लिखी, ठीक है, ये किताब लिखी। इसके अलावा इन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी, कौन सी, हिंद स्वराज किताब लिखी। इसके अलावा इन्होंने इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये जो कुछ किताबें हैं तो ये महात्मा गांधी ने लिखी, ठीक है। तो ये थे महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी ये 1948 में हुई थी, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने इनको मार दी थी गोली और इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए, तो ये है महात्मा गांधी के बारे में, तो इसको भी आप नोट जरूर करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन के बारे में ये चीज़ें लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है तो आप ये चीज़ें भी महात्मा गांधी के बारे में लिख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर जो अपशिष्ट जल प्रशोधन होता है तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मल जल प्रशोधन, ठीक है। मल जल प्रशोधन कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे, ठीक है। क्रांति अमर रहे। तो ये जो नारा है तो ये दिया किसने था, तो ये जो नारा दिया था ये गढ़ा था, तो ये गढ़ा था हसरत मोहानी ने, ठीक है। हसरत मोहानी ने। यहाँ पर क्या बच्चे होशियारी करते हैं कि ये भगत सिंह ऑप्शन में दिया होता तो भगत सिंह सही आंसर लगा देते, जैसे यहाँ पर है। तो आपने भी पहले सोचा होगा कि भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि इसका जो गढ़ा था, ठीक है, इसको दिया था तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन जो भगत सिंह है, ठीक है, तो भगत सिंह ने इस नारे को फेमस किया था, ठीक है, फेमस किया था। और जो हसरत मोहानी ने है ये 1921 में ये नारा दिया था। कब, 1921 में ये नारा दिया था। फिर बाद में जो है तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो थे, ठीक है, यानी एचआरए के जो लोग थे, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे, ये हसरत मोहानी ने दिया था 1921 में, ठीक है। और भगत सिंह ने जो है तो इसको फेमस किया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इकबाल की, ठीक है। तो इकबाल ने कौन सा, तो इन्होंने एक तराना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। सारे जहां से अच्छा, ठीक है, हिंदुस्तान हमारा, जो इन्होंने एक तराना लिखा था, ठीक है। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये जो तराना है ये किसका, ये अल्लामा इकबाल का था, ठीक है। और मोहनदास करमचंद गांधी ने कौन सा नारा दिया, करो और मरो, यानी डू और डाई का नारा दिया, और अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 भी के तहत क्या वर्णित है, ठीक है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 भी, तो ये इसके तहत क्या वर्णित है, तो इसके तहत वर्णित है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, ठीक है, सदस्यता के लिए अयोग्यता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है तो यह है एकल संविधान, ठीक है। एकल संविधान जो है तो ये गैर संघीय विशेषता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था, तो भारत में जो आर्थिक सुधार हुए थे, ठीक है, तो इन उपायों को जो है तो ये औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था, जो किया गया था जुलाई 1991 में, ठीक है। जुलाई 1991 में जो है तो आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से अपनाया गया था, प्रारंभ किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये महिला कौन सी है जिन्होंने पहली बार जीता था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये साहित्य में क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता, भारत में दिया जाता, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 में। कब, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये ज्ञान पहली महिला कौन है, तो जो पहली महिला है तो ये आशा पूर्णा देवी, ठीक है। आशा पूर्णा देवी जो है तो ये पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये किससे, भारत के साहित्य लिटरेचर से, यानी साहित्य यानी लिटरेचर से ये संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली तो ये किस जगह का शास्त्रीय नृत्य है, तो अगर बात करें तो भारत में कितने, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं,
भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए अब पूछा गया कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जो कथकली है तो ये कहाँ का, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य, कहाँ का, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो ये है कथक। क्या, कथक जो है तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है इसको कहते हैं कुचिपुड़ी। कर्नाटक का कोई जो है तो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। केरल की बात करते हैं तो केरल का तो एक हो गया कथकली, ठीक है। इसके अलावा एक मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम, ठीक है। अब यहाँ पर 4 शास्त्रीय नृत्य तो होगा कि कथकली, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, ठीक है। इसके बाद 4 और बचे, तो देखिए 4 और में कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा सत्रिया, ठीक है, सत्रिया। तो जो सत्रिया है तो ये कहाँ का, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम है तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसके बाद मणिपुरी, तो ये मणिपुर का। एंड ओडिसी, तो ओडिसी जो है तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ओडिशा का। तो ये हैं आपके 8 शास्त्रीय नृत्य, हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। कर्नाटक का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, सिर्फ इन जगहों का यानी असम, तमिलनाडु, मणिपुर, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य हैं 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित, ठीक है। तो विष्णु का वामन अवतार, ठीक है, ये कहा जाता है कि ये 52वां अवतार था, ठीक है, 52वें अवतार थे विष्णु के, ठीक है। तो इससे संबंधित त्यौहार कौन सा है, तो ये है ओणम, ठीक है, ये है ओणम। और जो ओणम है ये कहाँ पर मनाया जाता है, जो ओणम त्यौहार है ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर, केरल में जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है। जो ओणम त्यौहार है ये 10 दिनों तक चलता है, कितने, 10 दिनों तक चलता है। और ये भगवान विष्णु, ठीक है, विष्णु के अवतार वामन एंड महाबली, ठीक है, महाबली के आगमन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। भगवान महाबली भी थे, उनके सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है और ये 10 दिनों तक चलता है। और जो ओणम त्यौहार है तो ये ओणम त्यौहार एक फसल कटाई भी त्यौहार है, ठीक है, फसल कटाई त्यौहार भी है, ठीक है। और जो ओणम है ये केरल का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा त्यौहार है ओणम, जो केरल में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कुंभ की, ठीक है। तो कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला जो है तो हर 12 साल में लगता है, ठीक है, 12 साल बाद लगता है कुंभ मेला। कहाँ कहाँ लगता है, तो ये लगता है इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक एंड हरिद्वार, ठीक है। इन जगहों पर जो है तो ये लगता है कुंभ मेला, ठीक है। बिहू जो है तो ये असम का शास्त्रीय, असम का नृत्य, ठीक है, असम का त्यौहार है, शास्त्रीय नृत्य नहीं, असम का त्यौहार है, ठीक है। और जन्माष्टमी तो ये ऑल ओवर भारत में, ठीक है, पूरे भारत में जो ये मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो चंगाई नृत्य तो किससे संबंधित है, तो ये जो है तो ये नागालैंड से संबंधित, ठीक है। चंगाई नृत्य जो है ये नागालैंड का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। तो स्किन से सांस लेता है, तो कौन सा जीव है, तो जो है केंचुआ, ठीक है। जो केंचुआ है तो ये त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना, ठीक है। तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो देखिए अगर हम बात करें क्रिकेट विश्व कप की तो ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी कब, 1975 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो पहली बार हुआ था ये कहाँ पर, ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ, इंग्लैंड में ये हुआ था, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। और इसका जो विनर था, ठीक है, विनर, तो इसका जो विनर था तो ये था वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज। जो वेस्ट इंडीज जो था तो इसका विनर था। फिर इसके बाद जो है तो अभी लास्ट वाला का कहाँ पर हुआ, जो लास्ट वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, तो ये 2023 में हुआ था। कहाँ पर, इंडिया में हुआ था, इंडिया में। और इसको जीता किसने, तो इसको जो जीता था विनर इसका जो था तो ये था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है तो ये विनर था। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा तो ये कहाँ पर होगा, तो ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो होना है तो ये 2027 में होगा। कहाँ पर, ये होगा नामीबिया, जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, इन जगहों पर जो है तो ये
होना है 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ये पूछा गया कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो ये जीता था 1983 में, ठीक है। 1983 में जो है भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, और इसमें जो हराया था तो इसको किसको हराया था, तो इन्होंने हराया था वेस्ट इंडीज़ को, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने हराया था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमने इस टाइम पर हमारे कप्तान कौन थे, तो कप्तान थे कपिल देव, ठीक है। कपिल देव जो हैं, कपिल देव, तो कपिल देव जो हैं तो ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष क्रिकेट टीम के जो है तो ये कप्तान थे। अब इसके अलावा पूछा जाता है कि इस जो वेस्ट इंडीज, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं क्या पूछा जाता है। देखिए जो 1975 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, 1979 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ और 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है। तो इसमें ओवर जो है तो कितने ओवर होते थे, इसमें 50 ओवर नहीं बल्कि इसमें इन तीनों जो टूर्नामेंट हुए इसमें 60 ओवर होते थे। कितने, 60 ओवर होते थे। जब 1987 का वर्ल्ड कप हुआ, इसमें पहली बार, ठीक है, पहली बार 50 ओवर हुए, ठीक है। पहली बार 50 ओवर कब हुए थे, 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुए थे। अब इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसने जीता, तो सबसे ज़्यादा बार जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक जो है तो ये 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। कितनी बार, 6 बार। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया की, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया जो है तो इंडिया ने अभी तक 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। कब कब, 1983 में पहली बार जीता था, और जो लास्ट हमने 2011 में जीता था, ठीक है। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज़, ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ ने भी 2 बार जीता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने जो है तो ये 1 बार जीता है। फिर इसके बाद पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, तो पाकिस्तान और श्रीलंका ने भी एक बार जो है तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा, तो सदाबहार क्रांति शब्द जो गढ़ा था तो गढ़ा था MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। MS स्वामीनाथन कौन है, तो MS स्वामीनाथन जो है तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी 1965 में स्टार्ट हुई थी, और हरित क्रांति जो है तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर शुरू हुई, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब हरित क्रांति शुरू हुई, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है तो ये 1961 से लेकर 1966 तक चली, ठीक है, 1961 से लेकर 66 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, ठीक है। तो IPL इंडियन प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हुई थी तो 2008 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2008 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में इसके ऑक्शन हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि अब देखिए सब जो IPL है, ठीक है, तो इसकी ट्रॉफी किसने कितने बार जीती, तो जो मुंबई इंडियंस है, ठीक है, जिसको कहते हैं MI, ठीक है, मुंबई इंडियंस, तो इसने 5 बार जीता है। CSK, तो CSK ने कितने बार, CSK ने भी जीता है 5 बार। फिर इसके बाद KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है तो इसने 3 बार जीता है। इस अभी जो 2023 का हुआ 24 में हुआ, ठीक है, तो इसको कोलकाता नहीं जीता था। फिर इसके बाद SRH, ठीक है, SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद, इसने 1 बार जीता है। फिर राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, तो राजस्थान रॉयल्स ने इसने भी 1 बार जीता है। और इसके पहले एक और टीम थी, ठीक है, डेक्कन चार्जर्स, ठीक है, तो डेक्कन चार्जर्स ने भी जो है तो 1 बार जीता है, ठीक है। तो बस इतनी ही टीमों ने अभी तक जीता है, ना दिल्ली ने जीता अभी तक, ना बेंगलोर ने जीता अभी तक, ठीक है, और पंजाब ने भी अभी तक कोई नहीं जीता। हाँ, और 1 बार किसने जीता था, 1 बार अभी जीता है जो नई टीम आई थी गुजरात टाइटंस, ठीक है, गुजरात टाइटंस, तो गुजरात टाइटंस ने भी जो है तो ये 1 बार जीता है, ठीक है, गुजरात टाइटंस ने 1 बार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और डैश द्वार, ठीक है। तो जो मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, तो उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, ठीक है, इंडिका इसने लिखी थी। ये चंद्रगुप्त के दरबार में था, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबारी थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबारी थे। और इसको भेजा किसने था, तो मेगास्थनीज को जो है तो ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर,
ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा, तो सेल्यूकस निकेटर जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी बेटी हेलेना की शादी से जो है चंद्रगुप्त से करवाई थी। तो अब ये बताया कि इसमें 570 मीनार और डैश द्वार थे, तो इसमें जो द्वार थे तो ये 64 द्वार थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो पाटलिपुत्र था इसमें 570 मीनार है और 64 द्वार थे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और हमारी अभी तक जो है तो 15 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 16वीं क्लास थी, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार आती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।